क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, तैयारी करते रहना है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता लंदन में हो, लंच यूएस में हो और डिनर फ्रांस में हो, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आईआईटी में टॉप रैंक से जाना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण करें, प्रतिष्ठा हासिल करें, पैसे भी कमाएं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको दिन रात एक करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता में संशय है। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मैं उन बच्चों के लिए जो इस बार आईआईटी और नीट की परीक्षा देने वाले हैं, कमिंग एग्जामिनेशंस को, उनके लिए मैं क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ। रेगुलर पर डे यूट्यूब पे डालता हूँ कुछ क्वेश्चंस जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बच्चों का जो प्रैक्टिस हो, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन में किस तरह से करें, कैसे उन पर अटैक करें, कैसे उनकी शुरुआत करें, ये सब सीखें। उसके लिए मैं लेकर आता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पहले भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चंस डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, आपको बहुत सहायता मिलेगी कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? एक जो क्वेश्चन है उसमें कहता है, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय -4xi प्लस 6yj। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कहता है कि द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर ओरिएंटेड एज शोन इन द डायग्राम इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये है ए एप्सिलॉन नॉट है। ए एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़िए, ऐसे लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है ये बताना है। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो वेरिएबल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करेगा, ये तो क्लियर है। अब देखिए चार्ज इनक्लोज जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो है ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसा करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड यहाँ दिया हुआ है, ये A एप्सिलॉन नॉट है एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होके फाई हमारा A के बराबर आ जाएगा। तो हमने एक मेथड से गॉस लॉ लगा करके फ्लक्स निकाल लिया। ये गॉस लॉ होता है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाई जरा सा हम डेफिनेशन से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन से। देखिए बच्चा लोग, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि फ्लक्स जब भी निकाला जाता है तो किसी न किसी एरिया से निकलता है। फ्लक्स लेंथ या वॉल्यूम से नहीं निकलता है, हमेशा एरिया से निकलता है। तो क्यूब की बात यहाँ हो रही है, तो क्यूब में कितने सरफेस हैं, कितनी एरिया है? 6 होता है, एक ऊपर एक नीचे, दो साइड से 4 और 2 आगे पीछे। आप अपने रूम को देखिए ना, रूम में टॉप, फिर नीचे का फ्लोर, फिर साइड का, फिर सामने का, तो 6 फ्लोर होता है। उन सभी 6 फ्लोर से हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पे विचार कीजिए कि आई और जे लिखा है। तो बेटा यदि हम ऊपर का जो सरफेस है, ये टॉप सरफेस, यदि इससे फ्लक्स निकालना चाहें ऊपर वाले सरफेस से, तो इसमें क्या है कि ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर होता है क्लोज सरफेस में नॉर्मली आउटवर्ड, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर मतलब के की तरफ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है इसको आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई की तरफ है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका जब डॉट लेंगे हम तो दोनों के साथ डॉट 0 हो जाएगा। तो टॉप सरफेस से बेटा कोई फ्लक्स नहीं होने जा रहा है, इस पे सोचना ही बेकार है। इसी प्रकार से ये जो बॉटम वाला सरफेस है हमारा, टॉप के ठीक नीचे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ नीचे हो जाएगा, -k का डायरेक्शन होगा। इस एरिया वेक्टर का डॉट इसके साथ भी करेंगे तो i डॉट के 0,
जे डॉट के 0, इसके साथ भी कोई फ्लक्स नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमारा एक जो सरफेस है इसमें, ये वाला, जैसे सामने वाला जो सरफेस लेते हैं, इसका जरा सा एरिया वेक्टर देखिए कि क्या होता है। देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो मेरा सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये सरफेस मेरे हाथ की तरह है, ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ होगा बेटा, इस तरफ, इस तरफ होगा, जे की तरफ होगा इसका एरिया वेक्टर। और एक बात याद रख लें, ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ लिखने आएंगे तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है एक्स और आई और जे पर। तो इसका जो हमारा आई वाला कंपोनेंट है, इसके साथ तो इसका डॉट 0 हो जाएगा, आई के साथ तो डॉट 0 हो जाएगा, जे के साथ ही रहेगा, इसी के साथ डॉट हमको देखना है। ठीक है ना? अब क्या है कि ये कंपोनेंट यहाँ होगा कितना? तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे मेरा सरफेस है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स जेड प्लेन से दूरी। तो आप ऐसे देखिए, एक्स जेड प्लेन आपका ये है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये जेड है और ऐसे एक्स है, एक्स जेड प्लेन, और ये ऐसे सरफेस है। तो एक्स जेड प्लेन और ये पैरेलल है, तो इसका डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखिए कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे? इस सरफेस पर, इस सरफेस का नाम हम कुछ दे देते हैं, कुछ नाम दे दीजिए उसका, आप भी जो इच्छा करे। हम इसका नाम जैसे मान लेते हैं कि सरफेस नंबर 1 दे रहे हैं। तो φ1 जब निकालेंगे, φ1 जब निकालेंगे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि ई डॉट ए लिख देंगे, ई डॉट ए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, वो तो तब होता है जब फील्ड कांस्टेंट हो। हाँ, कांस्टेंट फील्ड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सरफेस नंबर 1 हमने दिखाया है, इस पर पूरे एरिया पर फील्ड कांस्टेंट होगा। आप कहेंगे क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो फील्ड हमारा है उसमें वाई कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स जेड प्लेन से किसी पॉइंट की दूरी। तो सरफेस नंबर 1 पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे और एक्स जेड प्लेन से दूरी देखेंगे तो हर जगह सेम है, और वो क्यूब के साइड के बराबर है। जितना क्यूब का साइड है वही यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को लगाया है। कोई बच्चा बोलेगा कि इसको क्यों नहीं देखें? क्योंकि इसके साथ तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इस सरफेस नंबर 1 का जो एरिया वेक्टर है वो जे की तरफ है, तो आई के साथ डॉट 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि आप इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइड है क्यूब का 1, यहाँ पुट कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। एरिया क्यूब का 1 इंटू 1, 1 हो गया, और cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा वोल्ट मीटर यूनिट होता है फ्लक्स का, तो एक फ्लक्स तो निकल गया। ठीक इसका जो अपोजिट फेस है इधर, ये वाला फेस, जब यहां से हम निकालने आएंगे यहां से, तो यहाँ पे क्या है कि इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड इस साइड, मतलब माइनस जे की तरफ। तो जे के साथ डॉट लेंगे, आई के साथ तो 0 हो जाएगा, तो इसी को देखना है, और इसमें है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का बेटा वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सरफेस तो मेरा एक्स जेड प्लेन है, ये जो सरफेस है इसी को तो एक्स जेड प्लेन बनाया गया है, तो एक्स जेड प्लेन वही है, तो वहां से तो हर पॉइंट की दूरी 0 हो जाएगी। तो इस सरफेस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए यहाँ पर फील्ड ही 0 हो जाएगा। तो सरफेस नंबर 2 का जो फ्लक्स होगा वो हमारा बेटा 0 हो जाएगा। अब आइए सरफेस नंबर 3 पे चलते हैं। सरफेस नंबर 3 कौन है? ये जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है इसको, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आई की तरफ, इधर आई की तरफ। जब इसका आई की तरफ होगा बेटा, ये देख लीजिए, हम उसको पेंट कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ ऐसे। तो इस पे जब हम देखने आएंगे तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा आई की तरफ। तो आई के डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, और फील्ड जब यहाँ देखेंगे तो जे वाला तो खत्म हो जाएगा, आई डॉट जे, इसी को देखना है इसी के साथ। अब क्या है कि जो सरफेस है इस पर हमको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई जेड प्लेन से दूरी। तो वाई जेड प्लेन से दूरी, क्योंकि ये सरफेस और पीछे वाला सरफेस दोनों पैरेलल है, ऐसे है,
ये वाईजेड प्लेन है और ये सरफेस सामने वाला ऐसे है, तो इसके हर पॉइंट का दूरी सेम ही होगा और वाईजेड प्लेन से दूरी को ही एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वो क्यूब के साइड के बराबर होगा। यानी कि जो 3 नंबर हमारा है सरफेस जो सामने की तरफ पड़ रहा है, यहां से जब आप फ्लक्स निकालोगे तो इसको छोड़ दो, इसके साथ 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो एरिया वेक्टर आई की तरफ है, तो ये हो जाएगा -4 ई डॉट ए करेंगे तो -4 आई डॉट आई तो 1 हो गया, x 1 हो गया क्योंकि वाईजेड प्लेन से दूरी 1 है, और इनटू एरिया 1, बस यही हो जाएगा। एंगल तो 0 डिग्री हो गया है ना, इसका डॉट ले लिए आई के साथ, तो यही आ गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर आई की तरफ है, तो जे के साथ डॉट 0 हो जाएगा, तो ये वोल्ट मीटर हो गया। और जो इसका ठीक अपोजिट सरफेस है पीछे वाला सरफेस, उसका एरिया वेक्टर -i की तरफ होगा, तो -i के साथ डॉट तो लेंगे, इसके साथ तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ फील्ड ही 0 हो जाएगा क्योंकि वही सरफेस तो मेरा वाईजेड प्लेन है, तो वाईजेड प्लेन पर ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये फ्लक्स 0 हो गया। तो फाई बेटा जो टोटल हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स, ये सभी को आप ऐड कर दीजिए, φ1 को, φ2 को, φ3 को और φ4 को, तो 6 और -4 हो गया, तो ये 2 हो गया। और यही फ्लक्स की आवश्यकता थी, यही फ्लक्स टोटल की आवश्यकता थी क्वेश्चन 1 में, तो 2 = a हो गया, मतलब a का वैल्यू बेटा 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। a कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हमें तो अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, जैसे y देख रहे हैं तो y भूल जाइए, xz प्लेन से दूरी देखिए। इसी तरह से z देखना है तो z भूल जाइए, बचा xy, तो xy प्लेन से दूरी देखिए। प्लेन से जब दूरी किसी पॉइंट का देखते हैं उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यही मूल डेफिनेशन है। ठीक है ना, यही बेसिक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट का। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है, मतलब ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। और 3r/2 का मतलब हुआ कि बाहर में, चूंकि r से बड़ा हो गया ना, 1.5r हो गया ये, इसका मतलब है कि एक हॉलो स्फीयर है और इसके बाहर में फील्ड जो है 3r/2 डिस्टेंस पर, यहाँ पे फील्ड E दिया हुआ है, यहाँ फील्ड E दिया हुआ है। तो कहता ये है कि सेंटर से r/4 दूरी, मतलब अंदर में यहाँ r/4 डिस्टेंस ले लिया, ये सेंटर C है, यहाँ पे फील्ड कितना होगा। तो ये तो हम लोगों को पता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड नहीं होता है, 0 होता है। हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड 0 होता है, इसका आंसर तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यदि यही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर में फील्ड होता है और तब हमको वो निकालना पड़ जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। बट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो चलिए, ये तो बहुत मामूली सा सवाल है। एक क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोगों के सामने, देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको वैसे ही क्वेश्चंस लाए गए हैं जो थोड़ा सरप्राइज कर सकें। इक्का दुक्का क्वेश्चन ही है जो बहुत थोड़ा इजी टाइप का दे देते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि फिजिक्स बहुत टफ है। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस लेवल के होते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से सीखिए, समझिए, और कोई दिक्कत लगे तो हम तक पहुंचाइएगा जरूर, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुमूल्य है। तो उसको देखिएगा, देखने के बाद अपनी सुझाव राय जरूर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग ए पॉइंट चार्ज 4√2/27 microcoulomb from point P to S which are shown in the figure। दो पॉइंट है इस फिगर में, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट S है, और क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारा एक चार्ज को, जो कि चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पहुंचाना है P to S, मतलब यहां था यहां पहुंचाना। देखिए बच्चा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो आप सीखिए कि यदि हम पोटेंशियल की मदद से चलें,
तो हमें बहुत इजी पड़ेगा पोटेंशियल की मदद से। पोटेंशियल की मदद से चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। डाइपोल के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो डाइपोल का लेंथ हम लोग छोटा ही समझते हैं। एक छोटा सा डाइपोल है कोई। जो फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं डाइपोल के, वो क्या होता है, ये आप देखिए कि यदि हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इसका सेंटर है, तो यहाँ से R दूरी पर, सेंटर से R दूरी पर जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। यही पोटेंशियल की वैल्यू होती है, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये थीटा क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट और जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं वहां का पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये थीटा होता है, इन दोनों वेक्टर के बीच का। तो देखिए इस फिगर में जो डाइपोल मोमेंट दिखाया गया है वो इस तरफ दिखाया गया है ऐसे, और हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट है, इस जगह पे पॉइंट है। तो इसका यदि हम पोजीशन वेक्टर लेंगे तो ऐसे है, पोजीशन वेक्टर, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ये हमारा जो एंगल आ रहा है पूरा 180 है, तो ये एंगल 135 डिग्री का हुआ, ये 135 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखें तो इसको जरा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल को K बटा R स्क्वायर। ये जो R है हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और कॉस थीटा जो हमारा है वो तो 135 डिग्री है ही, 135 की वैल्यू कॉस में -1/√2 होती है, तो ये बेटा -1/√2 होगा। इसको यदि हम सॉल्व कर लें इस तरह से, तो ये हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है, P पे पोटेंशियल निकाल रहे थे हम लोग, तो P पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा ये 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये माइनस में कुछ आएगा तो माइनस, और एक रूट से इसको अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा √2k इंटू 10 टू दी पावर -2। इतना वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इतना वोल्ट होगा ऑब्वियसली। तो P पे पोटेंशियल निकल गया है, ये हमने कैंसिल करा दिया। अभी क्या है कि जब S पे निकालेंगे, S पे, तो पोटेंशियल जब S पे निकालने जाएंगे तो देखिए यही फॉर्मूला हम फिर यूज करेंगे, K तो वही रहेगा, P भी हमारा वही रहेगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, कॉस की वैल्यू वही -1/√2, क्योंकि इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर वैसा ही है। दिस होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, R यहाँ पे 2 है सेंटीमीटर में, तो मीटर में हो जाएगा, हमारा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो VS की वैल्यू हो जाएगी, ये तो √2 से कट ही जाएगा, तो √2 -√2k और अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यदि B से S पे गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि निकालें PD, तो PD हमारा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, √2k इंटू 10 टू दी पावर -2 कॉमन हो जाएगा, तो √2k इंटू 10 टू दी पावर -2 हमने कॉमन कर लिया, तो ये बचा, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ +1 हो जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा ये। यदि हम k की वैल्यू डाल दें तो PD हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये k की वैल्यू डाल दिया, इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 3/4
इंटू रूट टू, ये आ रहा है। इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो ये आ रहा है 27/4 रूट टू इंटू 10⁻⁷। ये हमारा इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। और हमको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि यूनिट चार्ज को ले जाने का वर्क डन। यूनिट चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको ले जाने में इतना वर्क डन होगा एक चार्ज को, और चार्ज जो ले गए हैं हम इतना, तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 27 नीचे है और यहाँ 27 ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 27 और ये, और ऊपर में 4 है, यहाँ नीचे में 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये रूट टू और यहाँ वो रूट टू ऊपर में है तो ये 2 बन जाएगा। और यहाँ माइक्रो है 10⁻⁻6 और यहाँ 7 है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 20 वोल्ट 20 जूल का वर्क हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चा लोग इसमें 200 लिख दिया है, यहाँ 20 जूल होना चाहिए, ये 20 जूल है। कैलकुलेशन जरा सा आप एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 जूल आ रहा है, कैलकुलेट को करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मुझे अच्छा लगा। ये क्वेश्चन ठीक है, बेहतर है। इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला से हम लोग चले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, वो एक के लिए निकल गया, फिर क्यू के लिए मल्टीप्लाई कर दिए और हमारा सवाल बन गया। बाकी गुना भाग तो आप कर ही सकते हैं, कॉन्सेप्ट देना था। ये ध्यान रहे कि थीटा यहाँ जो एंगल होता है पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच होता है। तो P और S हमारा यहीं पे है, दोनों इसी लाइन पे है। अगर इस लाइन पे S हो जाता इधर कहीं तो एक में एंगल 45 हो जाता, क्योंकि पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 45 हो जाता। बट दोनों इसी लाइन पर है, इसलिए डाइपोल मोमेंट से 135 डिग्री का एंगल बेटा बन रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं बेहतर क्वेश्चन के साथ। देखिए, एक डाइपोल से ही क्वेश्चन आ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। जरा इसका देखते हैं क्या करामात है इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चंस तो सभी अच्छे होते हैं, कोई थोड़ा सा लेवल के होते हैं, उनको बनाने में अच्छा लगता है। कोई थोड़ा सा डल क्वेश्चन होते हैं तो इजीली बन जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में कुछ ही क्वेश्चन डल होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। और मैं विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आता है तो जिसमें आपको पहले ज़्यादा कमांड है जिस टॉपिक में, वहाँ से शुरू करें बनाना। ऐसा नहीं कि एक से शुरू हो गया। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में हमारा मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा अच्छा है तो मॉडर्न से शुरू कीजिए, लाइट अच्छा है तो लाइट से शुरू कीजिए, और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। यदि कोई क्वेश्चन को लगे कि नहीं ये उलझाएगा हमें, तो उसको टच मत कीजिए। जो पहले इजी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। कुछ बच्चे वहाँ पे जिद करने लगते हैं एग्जाम में कि नहीं इसको तो हम बना कर ही छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो जिद का जगह नहीं है, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपका एग्जाम है। वहाँ पे यदि आप जिद करेंगे तो सारा समय आपका खत्म हो जाएगा और सारी काबिलियत होते हुए भी आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पे चूजी होना पड़ेगा, सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस किस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो इस चीज़ का बेटा ध्यान रहे, है ना। और कलरिंग वगैरह करने में आजकल जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं वहाँ कलर करने में ज़रा ध्यान से कीजिएगा। कभी कभी बच्चे हड़बड़ी में उतना मेहनत करते हैं और कलरिंग करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो स्कैनर उठा नहीं पाता है, तो MRC उनका जो है अच्छे से चेक नहीं हो पाता, तो कभी रिजेक्ट हो जाता है। कभी आपका सही बनाया हुआ क्वेश्चन को भी गलत कंप्यूटर नहीं उठा पाता है, तो गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए एक आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 200 ड्यू टू डाइपोल मोमेंट I plus root 3j kept at origin. Assume V is at large distance from the point from the dipole. देखिए, कहता है कि कोई पॉइंट है B, कहाँ है ये, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है I plus root 3j, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। और कहता है कि जो डिस्टेंस है B का वो लार्ज डिस्टेंस है। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि उसकी तुलना में डाइपोल को शॉर्ट मानना है, शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है। तो देखिए बेटा,
आप ऐसे सोचिए कि ये आपका ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस तरह से दिया हुआ है, तो हम दो डाइपोल मान लेते हैं कि एक डाइपोल मेरा एक्स की तरफ है, डाइपोल मोमेंट 1i, और दूसरा डाइपोल जो है वो इधर है P2 वेक्टर, ये है हमारा √3j। तो ये दो डाइपोल हो गए, और एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहां का कोऑर्डिनेट जो है 2 0 0 है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और ये शॉर्ट डाइपोल है। देखिए बेटा, ऐसा है कि यदि आप इस डाइपोल के लिए देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट है, तो ये पॉइंट एंड ऑन पॉइंट है, एंड ऑन पॉइंट है। और इस डाइपोल के लिए देखेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री पे है, तो ब्रॉड ऑन पॉइंट, ब्रॉड ऑन पॉइंट। तो हम दोनों डाइपोल का फील्ड लिख करके और उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसका रिजल्टेंट डाइपोल निकाल दें ऐसे करके कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, और इसका जो ये एंगल होगा tan थीटा जब आप निकालेंगे, ये tan थीटा तो √3/1 यानी कि 60 डिग्री का होगा। तो हम अगर इन दोनों डाइपोल को भूल जाएं, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे है और इधर पॉइंट है, तो ये एनी पॉइंट का केस बन जाता है, एनी पॉइंट का केस है। तो हम एक ही बार में फील्ड निकाल देंगे, और वो फील्ड कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E = एनी पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है Kp/r³ √1 + 3 cos² बेटा थीटा होता है। तो K को K छोड़ दीजिए, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। रिएक्टेंट डाइपोल मोमेंट जब आप निकालेंगे तो √(d²) प्लस दिस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा कूलॉम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट हमारा 2 हो गया। डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है पॉइंट का 2, तो 2 का होल क्यूब लिख दीजिए, √1 + 3 cos² थीटा की जगह 60 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा K दिस होल डिवाइडेड बाय 4 √1 + 3, और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये 4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K/4 √4 + 3 7/4। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा √7K दिस होल डिवाइडेड बाय 8। तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। इस पॉइंट पे हमने एक ही डाइपोल मान के निकाल दिया, चाहते तो दो डाइपोल से ही बना सकते थे। उसमें दोनों के लिए पॉइंट हमको पता चल गया था, एंड ऑन और ब्रॉड ऑन, दोनों का फॉर्मूला लगा के दो फील्ड होता तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते। क्योंकि एंड ऑन का इधर ही होता है, ब्रॉड ऑन का डाइपोल मोमेंट के उल्टा होता है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के से 90 डिग्री पर था, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट √a² + b² करके भी बना सकते थे। तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये था, इसका आंसर हो जाएगा √7K/8। आशा है कि आप इसको समझे होंगे। ठीक है, चलिए किसी और बेहतर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द फिगर शोन A इज फिक्स्ड चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है जो फिक्स दिखाया गया है ए पॉइंट पे। B ऑफ मास m इज गिवन अ वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। B एक दूसरा चार्ज है जिसको v वेलोसिटी दिया गया है। कहता है कि एट दिस मोमेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिजल्टेंट पाथ ऑफ v इज। कहता है कि जो चार्ज B है जिसका कि मास m है और इस पे चार्ज q है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। देखिए बेटा, जहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो वहां पे एक सर्कल बनाएंगे। मानना होगा कि बी पे हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमेगा तो उसका वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो रेडियस कैसे पता करेंगे, तो टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही हमारा रेडियस का काम करेगा। और वेलोसिटी ये है, मतलब टेंजेंट यही हुआ, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होता है। इसका जब परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो ऐसा होगा,
इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जिस पे ज्योमेट्री बॉक्स वाला प्रोटेक्टर रखेंगे तो ऐसा ही ना होगा, यही 90 डिग्री होगा। अब उसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से उसका मोशन सर्कुलर मारना है, तो बी पॉइंट से फेंका गया है। तो आप यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ये। तो जल्दी एक सर्कल हम ट्रेस करें, तो ये रेडियस की लाइन हो गई, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसी को सेंटर मान के एक सर्किल ऐसे इतना रेडियस का ड्रॉ करेंगे ऐसा। तो थोड़ा देर के लिए बेटा हमको एज्यूम करना होगा कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, इस प्रकार से ऐसा सर्कल है और पार्टिकल बी पे सर्कुलर मोशन में है। अब जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन ऐसे संभव नहीं होता है, उसके लिए सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे सेंटर की ओर एक फोर्स ढूंढना होगा हम लोगों को, कि वो फोर्स कहाँ से आ रहा है। तो देखिए ऐसा है कि फोर्स जो है हमारा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका फोर्स इधर लगेगा, और जब इधर लगेगा, इस लाइन को बेटा आगे बढ़ा दीजिए, ये 60 डिग्री है। तो ये भी जो हमारा होगा, ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। और चूंकि फोर्स मेरा यहाँ बाहर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये सर्किल पे जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है, इस सर्किल में पार्टिकल नहीं घूमेगा, क्योंकि इसका जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है इधर आ रहा है, मतलब यहाँ से एंटर होगा। यानी कि सर्कल बेटा कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा सर्कल बनेगा, ये ऐसा सर्कल बनेगा और इस सर्कल पे घूमेगा। तो कोई बात नहीं है, आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दीजिए। ये फोर्स का कंपोनेंट इधर एफ का एफ कॉस 30 हो जाएगा सेंटर की ओर, तो हम लोग लिख देंगे एफ कॉस 30 डिग्री। ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया। और सेंटर की ओर जो बेटा कंपोनेंट होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को पूछा गया है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, आर ये दूरी को भी लिखा है, तो आर और आर में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम एक्स लिख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा एक्स है, एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह एक्स लिख दिया। अब इस फोर्स को बेटा लिख दीजिए, ये फोर्स कितना होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। अब यदि हम x की बात करें, x निकालना है हम लोगों को, तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, ट्वाइस एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर दिस होल डिवाइडेड बाय √3 के स्क्वायर, और सॉरी √3 क्यू स्क्वायर इंटू के है, √3 यहाँ पे √3 क्यू स्क्वायर इंटू के। अब आप के का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर दिस होल डिवाइडेड बाय, अब के तो नहीं रहा, के का तो वैल्यू हमने पुट कर ही दिया, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एन वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, √3 भी था यहाँ पे, ये √3 है, √3 क्यू स्क्वायर। तो ऐसा बेटा एक ऑप्शन है ए। तो इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मानना होगा कि जैसे ही हमने फेंका तो एक सर्कल बना एक मोमेंट के लिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे दो सर्किल की पॉसिबिलिटी हमने लिया था, एक इधर एक इधर। तो इधर वाला सर्किल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लगा था, प्लस ने प्लस को रिपेल किया, इसका कंपोनेंट इधर आया, तो जिधर फोर्स लगेगा सेंटर के उधर ही सेंटर बनेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, ये कुछ कैपेसिटर से आ रहा है, ये भी एक बेहतर सवाल लग रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है
कि फॉर गिवन सर्किट डायग्राम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एट स्टेडी स्टेट विल बी। देखिए स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर से कोई चार्ज वार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, जो भी चार्ज आना है वो आ चुका है, फर्दर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। यही होता है स्टेडी स्टेट का मतलब। ऐसे दिखाने का मतलब हुआ कि यहाँ अर्थिंग है, आप चाहें तो दोनों जगह अर्थिंग है तो इसको एक वायर से भी जोड़ के सवाल बना सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो यहाँ एक वायर जोड़ दीजिए। हम आज वैसे करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल मेथड है, वैसे तो लोग सवाल बनाते ही हैं। हम थोड़ा सा आज छब्बे बनने की कोशिश करेंगे। एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए, तो हम लोग दुबे बन के नहीं आएंगे, छब्बे ही रहेंगे, छब्बे बनेंगे। छब्बे वैसे होते नहीं है, चौबे तक ही होते हैं जो चारों वेद जानते हैं, पर चलिए हम लोग छबे नहीं बनते हैं। आइए देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे ही यहाँ पे अर्थिंग दिखाया है, ए का पोटेंशियल मांगा है, तो इधर 0 है, ऊपर में 18 है। इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस 18 वोल्ट है, और ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर ज्यादा है। तो यहाँ 0 है, नीचे में 0 है, तो उसमें 18 जोड़ दीजिए, तो यहाँ का पोटेंशियल आपका आ गया 18 वोल्ट। यहाँ का 18 वोल्ट आ गया। अब क्या है बेटा, इधर में 0 है, यहाँ नीचे में लो दिखा रहा है, ऊपर हाई, तो यहाँ का आ गया 3 वोल्ट। और यहाँ का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, ए का कुछ भी मान लेते हैं, ए का पोटेंशियल। अब देखिए मुझे नहीं पता कि 18 पता है कि बड़ा है कि भी बड़ा है कि क्या है। हम मान लेते हैं इसलिए मेरा भी ही बड़ा है, दोनों से कुछ भी मान सकते हैं, हम भी ही मान लिए कि बड़ा है मेरा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 माइक्रोफराड में, पीडी इन 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। हम इसको बड़ा मान रहे हैं, तो v माइनस 18। अब v निकालेंगे, यदि प्लस आ गया तो सही माने थे, माइनस आ गया तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत, किसी को बड़ा छोटा मान सकते। तो बड़ा इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड की बात करें, 3 माइक्रोफराड की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, CV होता है, क्या होता है, CV C कितना है 3, और v माइनस 18 हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया। अब क्या है कि इसी प्रकार से यदि 6 माइक्रोफराड पे चार्ज निकालें, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफराड, फॉर्मूला होता है CV, C तो पता है 6, और वोल्टेज यदि इसका हम लेंगे, इधर हम बड़ा मान लेते हैं इससे, तो बेटा v माइनस 3 हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेट पे हमको चार्ज निकल गया है। अब क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो दोनों प्लेट है, इसका लेफ्ट प्लेट 6 वाले का और 3 वाले का राइट प्लेट, वो आपस में जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा है, वो बस आपस में जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा है। तो उसके चार्ज कंजर्व होंगे, मतलब वहां चार्ज 0 होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन से। तो चार्ज कंजर्वेशन से इसको 0 कर देंगे, तो 3v माइनस 18 प्लस 6v माइनस 3, ये टोटल चार्ज हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3v माइनस 54, और ये हो गया 6v माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9v इज इक्वल टू, इसको जब जोड़ेंगे आप, ये 72 आ गया, तो v का वैल्यू आ गया 9 से इसको कटाइए, 9 × 72, तो 8 वोल्ट आ गया, v की वैल्यू निकल गई। और यही पोटेंशियल हमको पूछा गया था, ए का पोटेंशियल पूछा गया था, जो कि 8 वोल्ट आ रहा है, तो आंसर इसका 8 वोल्ट हो गया। तो हम लोग हाँ 96 बन गए, ऑप्शन मिल गया हम लोगों का, है ना। पहली बार चौबेदी गए थे छबेदी बनने, और हम लोग सच में छबेदी बन गए हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट है, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेल हमारा आइडियल है। आइडियल का मतलब है कि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर लगा हुआ है, बाकी जितने भी रेसिस्टेंस है 3 ओम के हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बेटा पूछा है। देखिए जब भी आरसी सर्किट रहे, और कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, सर्किट में सेल है, कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है, और कुछ नहीं कहा गया है कैपेसिटर के बारे में, तो हम लोग सवाल जो बनाएंगे ये मानकर बनाते हैं कि कैपेसिटर में कोई चार्ज अभी नहीं जा रहा है, उसका चार्ज फिक्स हो चुका है,
वहां से कोई करंट वरेंट का लेना देना नहीं है, उस रास्ते से कोई करंट नहीं जाने देगा कैपेसिटर। यही स्टेडी स्टेट का मतलब होता है। तो आइए जरा समझते हैं इस सर्किट में कि कैसे हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे। पीडी पूछा है कैपेसिटर का, पीडी निकल जाएगा तो चार्ज भी निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहता है कि सेल है, तो ठीक है, सेल मान लीजिए करंट सप्लाई किया, ये करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि करंट मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा। जो करंट इस ब्रांच में जाएगा यहाँ आके वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर जाने नहीं देगा उसको। जब कैपेसिटर जाने नहीं देगा तो इसकी मजबूरी है बेटा कि सीधे करंट इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा, और ये दोनों करंट मिल करके यहाँ से जाएगा। यहाँ से जाने के बाद क्या है कि वो सीधे सेल में आ जाएगा। यही हमारा सिचुएशन है। आप कहेंगे कि इसका क्या हो गया, ये जो रेसिस्टेंस हमारा देख रहे हैं आप, ये आर वाला, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो इसमें पीडी नहीं होगा, और जब पीडी नहीं होगा तो इसको हम वायर मान सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये एक वायर है, आर नहीं है, क्योंकि उसका पीडी 0 हो गया। तो यही हमारा सर्किट। अब क्या है कि हम इस सवाल को बनाना चाहेंगे। देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। कैपेसिटर का पीडी हमको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम इसमें पहले करंट निकालने का कोशिश करते हैं कि करंट कैसे निकलेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सो देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में है। ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में आ रहा है, जो सेम करंट पास हो रहा है, और इसके साथ वो पैरेलल में है। इसके साथ क्या है, वो पैरेलल में है। तो यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे 2 ओम का। इस सर्किट को यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं। कैपेसिटर को भी भूल जाइए, इसका कोई रोल नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसको अभी हम भूल जाते हैं। ये सर्किट आपको समझाने के लिए हम ऐसे लेते हैं कि ये हमारा सर्किट है, ये सेल है, सेल के बाद ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, फिर एक रेसिस्टेंस है ऐसे, ये दोनों रेसिस्टेंस हमने दिखा दिया, आर और आर। और यहाँ पे कैपेसिटर को हम हटा दिए हैं, अभी उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे एक 6 ओम का रेसिस्टेंस इसके साथ जोड़ देते हैं ऐसा। ये हो गया 6 ओम का, ये ध्यान रहे 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। अब ये 3 और 6 का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो 2 इसका ओम हो जाएगा, 2 ओम। अब इसमें यदि हम करंट लिखेंगे तो इस सर्किट में जो करंट देगा सेल, हमारा सेल जो हमारा करंट दे रहा है, वो आप देख सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, तो ये 3 एम्पियर का करंट सेल हमारा देगा। ठीक है, 3 एम्पियर का। ध्यान ये देना है कि यह जो 3 एम्पियर का करंट है उससे क्या लाभ हुआ हमको। देखिए यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट 2 है, इसका इक्विवेलेंट 2 है, तो यहाँ जो 2 लगाएंगे उसमें पीडी कितना होगा, 3 × 2, यहाँ 2 समझिए, इन दोनों को भूल जाइए। तो IR करेंगे तो पीडी 6 हो जाएगा। तो 6 वोल्ट का पीडी यहाँ और यहाँ के बीच है, और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है उसमें जो पीडी होता है वही पीडी इन दोनों में होगा। तो 6 वोल्ट का इसमें भी होगा और 6 वोल्ट का पीडी इसमें भी होगा। तो यहाँ जब आप करंट निकालेंगे तो V/R करेंगे 6/6, तो इसमें 1 एम्पियर का आ जाएगा, और इसमें 6/3 करेंगे तो 2 एम्पियर का आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 एम्पियर का करंट आया है वो इसमें 2 एम्पियर और इसमें 1 एम्पियर होकर पास करेगा, और इसमें इस तरह से 3 एम्पियर आ रहा होगा। आई बात समझ में, यहाँ नहीं समझ में आई बात। हमने कहा कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा 2 मान लीजिए, दोनों को भूल जाएंगे, और करंट कितना है, तो उस 2 में कितना पीडी होगा, IR करेंगे ना, तो 3 × 2 6, तो यहाँ 6 वोल्ट का पीडी है 2 वाले में जो इसका इक्विवेलेंट है। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 6 का पीडी है, तो इन दोनों का भी 6 का पीडी होगा, और पीडी जब निकल गया तो V/R करके आई निकाल दीजिए। तो बेटा जब इस सर्किट में निकल गया 1 एम्पियर का करंट, तो ये समझिए कि यहाँ 1 एम्पियर का करंट है, क्योंकि ये सीरीज से लाए थे, ये 3 और 3 का इक्विवेलेंट था। तो सीरीज की इक्विवेलेंट में जो करंट होगा वही करंट इन दोनों में जाएगा। तो इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ भी 1 एम्पियर का है, और इस वाले में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसमें 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, और यही हमारा सर्किट है। अब देखिए हमको पीडी निकालना है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच। तो यहाँ से यहाँ के बीच का पीडी निकालना है, तो हम 5 बदल के पीडी भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं
कि यहाँ से चलते हैं और ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच जाते हैं, तो इसका पीडी और इसका पीडी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ का पीडी मिल जाएगा। तो इसका पीडी क्या होगा बताइए। हम यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। हम ऐसे घूम जाते हैं 1 से 2 पर, तो पीडी लिखेंगे V2 माइनस V1, चूंकि 1 से हम 2 में जा रहे हैं, आप चाहें तो 2 से 1 में भी जा सकते हैं। तो ऐसे गए करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस IR होगा, माइनस IR, तो I है 1, R है 3, तो -3। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR होगा तो -9, और यहां से यहां गए थे तो PD निकल गया -12 वोल्ट। लेकिन हमको ये नहीं बताना है कि -12 वोल्ट, ये तो बताया हमने 1 और 2 के बीच का PD इतना आया। तो क्वेश्चन में बस PD पूछता है, ये नहीं पूछता है कि 1 में से 2 घटाना है कि 2 में से 1। तो पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ PD पूछे तो आंसर पॉजिटिव में देते हैं, मॉडुलस में देते हैं, तो आंसर तो हम 12 वोल्ट का दे देंगे कि ये आंसर होगा। ये माइनस प्लस केवल ये बता रहा है कि V2 माइनस V1 माइनस है, मतलब V1 का पोटेंशियल ज्यादा है V2 के बनिस्पत, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है 2 के बनिस्पत, यही बता रहा है बस, और कुछ नहीं। बट हम लोग आंसर प्लस में देंगे, क्योंकि पीडी सिर्फ पूछे, पॉइंट मेंशन नहीं है कि किसमें से किसको घटाना है। अगर रहता क्वेश्चन में कि नहीं V2 माइनस V1 बताइए, तो माइनस ही आंसर देते, तो ऐसा तो लिखा नहीं। तो यही बड़ा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे इन क्वेश्चंस को। मुझे तो अच्छा लगा क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो भी बताइएगा, बुरा लगे तो भी बताइएगा। कुछ आपके तरफ से सलाह सुझाव आता है कि ऐसा करिए सर तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, तो वही मैं देखूंगा। तो आप अपना कमेंट हम तक पहुंचाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। बहुत लेट कर दिया है मैंने ऑनलाइन क्लास में आने में, बहुत लोग आ चुके थे, लेकिन आशा करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और आपका सहयोग भी रहेगा और आपका रिजल्ट भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शायोनारा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।